हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भैया स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, अब मैं आपके पास यहाँ पर लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था एलपीपी में कि भैया दो एक्सरसाइज हैं इसमें मेन। पहली है सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। अब हम लोग करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी। क्या करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी। अब एलपीपी को फॉर्म कैसे करते हैं ये समझेंगे, तो हेडिंग क्या लगेगा यहाँ पर? फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो भैया यहाँ पर प्रॉब्लम को मैं ना 3 कैटेगरी में रखता हूँ। पहली कैटेगरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पहली कैटेगरी है मशीन प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? मशीन प्रॉब्लम। दूसरी कैटेगरी है मेरे प्यारे बच्चों डाइट प्रॉब्लम। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? डाइट प्रॉब्लम। तीसरी कैटेगरी है भैया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। अच्छा भैया, चौथी जो कैटेगरी है वो है मिसलेनियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो भैया मेरे हिसाब से बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मशीन प्रॉब्लम है या मिसलेनियस प्रॉब्लम है ना? तो मैं आपके पास चारों टाइप का एक एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो ध्यान देंगे मेरी बात को समझने के लिए। और यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं मशीन प्रॉब्लम। क्या कह रहे हैं? एक फैक्ट्री में 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, P1 और P2। एक प्रोडक्ट जो है P1 में 2 घंटे लगते हैं मोल्डिंग में, 3 घंटे लगते हैं एक प्रोडक्ट की ग्राइंडिंग में, और 4 घंटे लगते हैं उसको पॉलिश करके तैयार करने में। जबकि P2 में 4 घंटे लगते हैं मोल्डिंग में, 2 घंटे ग्राइंडिंग में, 3 घंटे पॉलिश करने में। द फैक्ट्री हैज मोल्डिंग मशीन अवेलेबल फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे के लिए दे रखी है। पॉलिशिंग मशीन कितनी देर के लिए दे रखी है? अवेलेबल फॉर 13 आवर्स। ठीक है, द मोल्डिंग मशीन फॉर 20 आवर्स, ग्राइंडिंग मशीन 24 आवर्स। ठीक है, 20 पॉलिशिंग मशीन जो है फैक्ट्री हैज मोल्डिंग मशीन अवेलेबल फॉर 20 आवर्स, ग्राइंडिंग 24, पॉलिश फॉर 13 आवर्स। प्रॉफिट 5 रुपए P1 पे बच रहा है, P2 पे बच रहा है 3 रुपए। सॉल्व करना है एलपीपी को, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो हमने कह दिया कि कंपनी जो है X यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट P1 बनाती है एंड Y यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट P2 बनाती है। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक टेबल जरूर बनाना, एक टेबल जरूर बनाना। किस चीज की? एक तरफ लिखना भैया प्रोडक्ट क्या है, और दूसरी तरफ लिखना उस पर काम होने वाले जो वर्क हो रहे प्रोडक्ट पर वो। तो एक तरफ मैं लिखता हूं प्रोडक्ट, एक तरफ मैं लिखता हूं बच्चों यहां पे क्या? प्रोडक्ट। कोई भी चीज कहीं भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट, और दूसरी तरफ लिखता हूं रिसोर्सेज। प्रोडक्ट क्या क्या हुए हमारे भैया? एक प्रोडक्ट हुआ क्या? P1, और एक प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा? P2। ठीक है, अब रिसोर्सेज उस पे जो जो वर्क हो रहे हैं, क्या क्या वर्क हो रहे हैं? मोल्डिंग, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग। तो एक तो हो रही है उसकी क्या? मोल्डिंग, और क्या हो रही है उसकी? ग्राइंडिंग। मोल्डिंग हो रही है और ग्राइंडिंग, और एक हो रही है भैया उसकी क्या? पॉलिशिंग। मोल्डिंग, ग्राइंडिंग और क्या हो रहा है? उस पर पॉलिश हो रही है भैया। ठीक है,
तो जरा मैं इसको क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा इस वाले इसको कॉलम को बड़ा करके थोड़ा सही से लिखता हूँ, ताकि पहला ही क्वेश्चन है आपको अच्छा समझ में आ जाए, तो भैया बात ही ख़त्म हो जाए। तो ये यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, है ना, और ये हो गए हमारे यहाँ पर उस पे होने वाले वर्क यानी कि रिसोर्सेज, ठीक है, उस पर होने वाले वर्क यानी कि रिसोर्सेज। तो ये आ गया हमारा भैया प्रोडक्ट, और इधर लिख दिया मैंने रिसोर्सेज, ठीक है। और ये क्या हो गया, मोल्डिंग और फिर ग्राइंडिंग और लास्ट में पॉलिशिंग। ठीक, अब आप देखो P1 प्रोडक्ट की मोल्डिंग में कितना टाइम लगता है भैया, यहां पर अवेलेबिलिटी लिख दो, अवेलेबिलिटी, और यहां पे लिख दो भैया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें, रुपीज, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 5 P1 पर और रुपीज 3 P2 पर। ठीक, अब P1 प्रोडक्ट की मोल्डिंग में 2 घंटे, ग्राइंडिंग में 2 3 4, यानी मोल्डिंग में 2 घंटे, ग्राइंडिंग में 3 और पॉलिशिंग में 4 घंटे लगते हैं। और P2 में 4 घंटे, मोल्डिंग 4 2 2 4 2 और 2 घंटे लगते हैं मोल्डिंग ग्राइंडिंग पॉलिशिंग में रिस्पेक्टिवली। और अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी है भैया यहाँ पर मोल्डिंग मशीन अवेलेबल फॉर 20 आवर्स, यानी मोल्डिंग मशीन 20 घंटे के लिए अवेलेबल है। और क्या है, ग्राइंडिंग मशीन 24 आवर्स के लिए, 24 आवर्स के लिए है। और पॉलिशिंग मशीन अवेलेबल फॉर 13 आवर्स। भैया टेबल बनानी बहुत ज़रूरी है ये। ठीक, अब ये आपके हाथ में, आप P1 P2 इधर लिख लो, रिसोर्सेज इधर लिख लो, मोल्डिंग ग्राइंडिंग पॉलिशिंग, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप बताओ X प्रोडक्ट बना रहे हो P1 के, ठीक, तो जो मोल्डिंग मशीन है ना वो मोल्डिंग करेगी, उसे इस बात से मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट P1 है या प्रोडक्ट P2 है, तो कुल मोल्डिंग में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो देखो भैया मोल्डिंग का कुल टाइम होगा, एक प्रोडक्ट X प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट पे 2 घंटे लगते हैं P1 में, तो 2x टाइम के कुल मोल्डिंग का टाइम हो गया, एक पे 2 घंटे लगते हैं और X प्रोडक्ट बनना है 2x, प्लस एक पे 4 घंटे लगते हैं मोल्डिंग में P2 प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट बनना है Y, तो 2x प्लस 4y, ये कुल मशीन के मोल्डिंग मशीन को किया गया काम हो गया। और मोल्डिंग मशीन अवेलेबल कितनी देर के लिए है, 20 आवर्स के लिए अवेलेबल है, यानी कि मशीन केवल 20 घंटे काम करेगी। 19 तो करवा लो, 18 तो करवा लो, 21 नहीं करेगी। तो क्या हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू कितना, 20। एक इक्वेशन तो भैया ये बन गई। अगर अभी इसी क्वेश्चन में देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। अगर वो अभी कह देते कि मोल्डिंग मशीन मिनिमम 20 घंटे के लिए अवेलेबल है, इसका मतलब मोल्डिंग मशीन का काम 20 या 20 से ज़्यादा भी लिया जा सकता है, तो ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल जाता मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी बात, ग्राइंडिंग में 3 घंटे लगते हैं एक प्रोडक्ट में, X प्रोडक्ट बन रहे हैं 3x प्लस 2y, और ग्राइंडिंग मशीन अवेलेबल कितनी देर के लिए, 24 घंटे के लिए। तो या तो आप ग्राइंडिंग मशीन से 24 घंटे काम ले लो, या 24 से कम, ज़्यादा काम नहीं ले सकते। तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या, 24। अब आ गए भैया पॉलिशिंग मशीन के का, तो पॉलिशिंग में एक प्रोडक्ट में 4 घंटे X यूनिट है यानी 4x, और 2 घंटे Y यूनिट है प्लस का 2y, इज लेस देन इक्वल टू 13। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, X, Y नंबर ऑफ यूनिट है जो कभी भी माइनस में नहीं होंगी। तो ये सब कुछ आ गया, हमारा इक्वेशन आ गई। हमारे हाथ में नहीं है कि हम यहाँ लेसर का साइन लगाएंगे कि ग्रेटर का। बच्चा रटना शुरू कर देता है। अगर अभी कह देते कि पॉलिशिंग मशीन मिनिमम 13 आवर्स के लिए अवेलेबल है,
यानी कि इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, तो ये लेस देन इक्वल टू किससे बदल जाता, ग्रेटर देन इक्वल टू में। एक्स वाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, -10 -20 जैसे नहीं बन सकते, इसलिए एक्स और वाई हमेशा कैसे होंगे, पॉजिटिव। अब आ गया भैया हमें निकालना क्या है कि मैक्सिमम जेड, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू P1 के एक प्रोडक्ट पर 5 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, 5x प्लस P2 के एक प्रोडक्ट पर 3y प्रॉफिट हो रहा है। कब, जब वो नीचे लिखी हुई सारी शर्तें, सारी कंडीशंस को मानेगा तब। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों एलपीपी का फॉर्मेशन। मैंने इस क्वेश्चन में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना सिखाया है और आपको करना क्या है, सॉल्व। अब अपना वही वाला मेथड जो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया, यहाँ इक्वल टू लगाओ, x0 लगाओ, y की वैल्यू निकालो, y0 लगाओ, x की वैल्यू निकालो, लाइन पर बनाओ, इसे बनाओ, इसे बनाओ, इसे बनाओ, सब में कॉमन देखो, कॉमन रीजन मतलब फिजिबल रीजन मतलब सॉल्यूशन रीजन, उसको टच करते हुए कॉर्नर निकालो और उन कॉर्नर्स को इसमें लगाओ और जिससे सबसे बड़ी वैल्यू आए वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। और बड़ी वैल्यू आएगी तो कैसे लिखते हैं, एट x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दैट, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो x जो आएगा वो ये यूनिट हो जाएंगी, y जो आएगा वो ये यूनिट हो जाएंगी। बस ये ध्यान रखना x और y नंबर ऑफ यूनिट है जो यहाँ पर कभी भी माइनस में नहीं होंगी, ना फ्रैक्शनल होंगी। तो वर्ड प्रॉब्लम का ये फायदा है कि जब हम सॉल्व करके पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट ज़्यादातर आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे और जो कंप्लीट नंबर नहीं मिलेंगे लाइक 10/3, 5/3 टाइप, वो सॉल्यूशन का वो पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी नहीं, तो वो पॉइंट लिया ही नहीं जा रहा होगा। तो ये था बच्चों एलपीपी। यहाँ रटना मत, बहुत से बच्चे रट लेते हैं कि इक्वेशन ऐसे ऐसे बनानी है कि 2x + 4y <= 20। एग्जाम में पहुंचे उन्होंने कह दी मोल्डिंग मशीन कम से कम 20 घंटे के लिए, लेसर ग्रेटर में बदल गया, या उन्होंने टेबल ही बना के दे दी एग्जाम में, मोल्डिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग उधर लिख दिया, प्रोडक्ट P1 P2 इधर लिख दिया। तो आपको देखिए मोल्डिंग मशीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो P1 की मोल्डिंग कर रहा है या P2 की, वो तो मोल्डिंग करेगा। तो आपको मोल्डिंग का कुल टाइम 2x + 4y होगा जो 20 घंटे अवेलेबल है, 20 या 20 से कम यूज़ कर सकते हो। ग्राइंडिंग 3x + 2y जो 24 से कम, ऐसे 4x + 2y जो 13 से कम। इसे सॉल्व कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और लेकर आया हूँ आपके लिए, ये है हमारी डाइट प्रॉब्लम। अब डाइट प्रॉब्लम में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड। 2 फूड हैं भाई, टेबल जरूर बनाओ, टेबल से हमें आइडिया मिलता है कि हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब आप देखो टेबल बनाई हमने और पहले एक तरफ लिख दिया हमने यहाँ पे, इधर लिख दिया फूड 1 और यहाँ लिख दिया हमने क्या, फूड 2। ठीक, और इधर की तरफ लिख दिया विटामिन्स, यहां पर क्या लिख दिया, विटामिन क्या ए, और इसके बाद लिख दिया विटामिन ए, और इसके बाद लिख दिया हमने यहां पर क्या, विटामिन सी। ठीक, यहां पर विटामिन की क्या है, अवेलेबिलिटी, मतलब विटामिन की नीड, विटामिन की रिक्वायरमेंट हो गई, जो वहां पर मशीन में क्या था, रिक्वायरमेंट हो गई, जो मशीन में क्या था, अवेलेबिलिटी थी। फूड में यहाँ पर खर्चा हो गया, जो वहाँ पे क्या था, प्रॉफिट था। यहाँ पर एक बंदा जो है वो खर्चा बना रहा है उसका।
एक्सपेंसेस इन रुपीज हो गया। अब देखो यहां क्या कह रहे हैं, एक बंदे को मिक्सचर में कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए चाहिए। कितनी चाहिए? कम से कम 8 और कम से कम 10 यूनिट। फूड वन कंटेंट 2 यूनिट पर केजी विटामिन ए। 1 किलो में 2 यूनिट आती हैं इसकी फूड वन में, और 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी। ठीक। फूड टू कंटेन्स 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए और 2 यूनिट ऑफ विटामिन सी। 50 रुपए पर केजी फूड वन पड़ता है, ₹50, और 70 रुपए पर केजी फूड टू पड़ता है। कितना कितना फूड ले वो कि उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और खर्चा भी उसका मिनिमम हो। तो हमने कह दिया लेट x केजी ऑफ फूड वन लेता है एंड y केजी ऑफ फूड टू लेता है। ठीक है, परचेज करता है। तो क्या होगा भैया, x और y चूंकि हमारी फूड की क्वांटिटी है केजी में, जो कभी माइनस में नहीं हो सकती। माइनस का 2 केजी फूड कैसे लेगा, है ना, तो पॉजिटिव ही होगा। दूसरी बात भैया, विटामिन जब वो ले रहा है, आप विटामिन ले रहे हो, आपके पास दोनों फूड रखे हैं, आपको विटामिन ए चाहिए, तो चाहे फूड वन से मिले चाहे फूड टू से मिले, और मिनिमम कितनी यूनिट चाहिए, कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए। तो यहां पे जो इक्वेशन बनेगी, 1 किलो में 2 यूनिट मिलती है, x किलो ले रहे हो 2x यूनिट मिल गई विटामिन ए। 1 किलो में 1 यूनिट मिलती है, y किलो ले रहे हो तो 1 इंटू वाई मिल गई विटामिन बी। और ये 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कम से कम 8 यूनिट विटामिन उसे मिल रहा है। तो रटना नहीं है भैया। अगर यहां कह देते एट मोस्ट 8, ज्यादा से ज्यादा 8 यूनिट विटामिन ए चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू लगा देते, मतलब 8 मिल जाए या 8 से कम। अब इस क्वेश्चन में कह रहे कम से कम चाहिए तो ग्रेटर हो गया, और कम से कम ही 10 यूनिट चाहिए विटामिन बी, तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। कल को क्वेश्चन में वो ये भी कह सकते थे एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड एट मोस्ट 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी। तो एट लीस्ट कहते यहां पे कम ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते, ज्यादा भी मिल जाए कोई बात नहीं, और एट मोस्ट विटामिन सी 10 यूनिट कह देते तो वहां पे लेस देन इक्वल टू लगा देते। यहां दोनों में ही एटलीस्ट कहा है कि कम से कम 8 और 10 तो मिले ही मिले। तो हमने इसमें क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, कम से कम 8 मिले, ज्यादा कितनी भी मिले। अब यहां पर देखो क्या करें, मिनिमम एक्सपेंसेस। तो मिनिमम जेड कैसे बनेगा, मिनिमम जेड बनेगा भैया, 1 किलो पर 50 रुपए खर्च होते हैं और वो x किलो फूड वन ले रहा है, यानी कि 50x। 1 किलो पे 70 रुपए फूड टू पे खर्च होते हैं, y केजी मिल रहा है 70y सब्जेक्ट टू, यानी कि जेड मिनिमम होगा जब ये बातें मानेगा, इन कंडीशंस को मानेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए भैया कुछ नहीं रह गया, इनको इक्वल टू लगा के इक्वेशन लाओ, x0 लगाओ y निकालो, y0 लगाओ x निकालो, नंबर लाइन पर उस पर बनाओ, कॉमन रीजन देखो। सॉल्यूशन का रीजन कॉमन वाला बाउंडेड भी हो सकता है, इनक्लोज्ड और अनबाउंडेड भी हो सकता है। उसको टच करते हुए कॉर्नर ले लो, सारे के सारे कॉर्नर सेटिस्फाई करवाओ इक्वेशन में, और जिससे उसमें टेबल में, और जिससे सबसे छोटी वैल्यू आए जेड की, वो मिनिमम सॉल्यूशन होगा। फिर लास्ट में तो आप लिखते ही हो एट एक्स इज इक्वल टू इतना, वाई इज इक्वल टू इतना, मिनिमम जेड इतना होगा। तो ये मिनिमम जेड जो आएगा वो खर्चा हो जाएगा इतने रुपए का। कब, जब x मान लो 2 और ये मान लो 4 आया, जब 2 किलो ये लेता है 4 किलो ये लेता है, तो फिर इतने पर उसका खर्चा मिनिमम आएगा, उसकी विटामिन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी।
तो मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। एक मैंने आपको बताई मशीन प्रॉब्लम, एक बताई मैंने आपको डाइट प्रॉब्लम। अब मैं आपके पास लेकर आया हूं एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा टफ है ये, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे क्या है भैया। एक फैक्ट्री है, एक क्या है हमारे पास, फैक्ट्री है ना। उसकी क्या है, दो, एक जैसे मारुति की एक फैक्ट्री एक दिल्ली में लगी हो, एक कहाँ लगी हो बेटा, एक लगी हुई है दिल्ली में और एक लगी हुई है मान लो चेन्नई में। एक फैक्ट्री की दो लोकेशन है, दोनों जगह पर सेम चीज बनाई जा रही है, ठीक। और तीन जगह डिपोट है जहां पर इसको देनी है क्या, हमें सप्लाई। डिपोट पर देनी है हमें क्या, सप्लाई देनी है मेरे प्यारे बच्चों। ये डिपोट हो गए। डिपोट कौन कौन से हुआ, ये ए डिपोट है, ये बी डिपोट है और ये सी डिपोट है। जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री है जिसके दो प्लांट लगे, मारुति मान लो कार बना रही है, तो दो जगह कार बन रही है, ये उसके 3 शोरूम है, यहां पर सप्लाई भेजनी है। वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ डिपोट आर, मतलब एक वीक में ये 5 यूनिट इसकी डिमांड है कि ये 5 कार बेच देता है, मान लो 5 यूनिट ये बेच देता है और 5 यूनिट ये बेच देता है और ये 4 यूनिट बेच पाता है। यानी वीकली रिक्वायरमेंट 5 5 10 4 14 की है, 14 यूनिट। यानी थोड़ी देर के लिए कार मान लेते हैं, तो 5 5 10 और 4 14, 14 कार जो हैं ये 5 कार सोल्ड आउट कर देता है शोरूम में। शोरूम बी 5, शोरूम सी 4 कार जो है वो सेल आउट कर देता है। वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ पी एंड क्यू आर, 8 ये बनाती है कार, ये वाली फैक्ट्री दिल्ली वाली, और चेन्नई वाली 6 बनाती है। इतना प्रोडक्शन है। प्रॉब्लम बैलेंस होनी चाहिए 8 + 6 14, क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि वो ज़्यादा यूनिट बना के रख ले और कम की डिमांड हो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ और आपने मान लो एक 10 कार ज़्यादा बना ली, अब 10 कार रखी हुई हैं, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा उसका, तो वो जो कार होंगी उनके डेप्रिसिएशन लगेगा, उनके पार्ट्स वीक होते जाएंगे, उनमें जंग भी लगेगी, तो फिर हमारा नुकसान होगा। इसलिए डिमांड जो होती है ना, प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिमांड। या ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, डिमांड को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को कई बार थोड़ा सा स्लो कर देती हैं। जैसे आप कभी एक्टिवा लेने जाओ और आपको ब्लैक कलर का एक्टिवा, तो कहते हैं साहब अवेलेबल नहीं है, अभी ऐसा है ना इसकी वेटिंग चल रही है, या ये कलर अवेलेबल नहीं है उसकी वेटिंग चल रही है। जिससे उन्हें पता लग जाता है भैया ब्लैक कलर कार की ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो ये बना के रखो, इतनी डिमांड आ रही है तो ये बना के रखो। तो ये चीज़ें होती हैं बेटा। तो अब भैया यहाँ पे क्या हुआ, अब ये कह रहे हैं कि इतना हो गया। अच्छा, ये जो शोरूम वाला है इसने कहा मुझे 5 कार भेजो। मान लो मैं शोरूम का मालिक हूँ और दो जगह दोनों एक ही कंपनी के फैक्ट्री लगी हुई है, इसको 5 यूनिट चाहिए। इसे इस बात से मतलब नहीं है कि कौन किसको कितनी यूनिट भेज रहा है, इसे इस बात से मतलब नहीं है कि पी ने 5 भेज दी या इधर से 2 मिल गई 3 उधर से मिल गई, इसको चाहिए 5, क्योंकि दोनों है तो सेम ही कंपनी की फैक्ट्री। इसको 5 चाहिए, इसको 5 चाहिए, इसको 4 चाहिए। 8 + 6 14, 5 5 4 14, यानी डिमांड और सप्लाई बैलेंस है। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में डिमांड और सप्लाई हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने पास से मान के चलेंगे कि डिमांड और सप्लाई दोनों ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये ध्यान रखना। फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जितनी यूनिट बनाती है कंपनी सारी बेच देती है, नहीं लिखा है तो हम अपने पास से मान के चलेंगे। अब आप देखो जरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। कौन किसे कितनी यूनिट भेजे, कौन किसे कितनी यूनिट भेजे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। हमने कह दिया लेट पी जो है ए को
x यूनिट और b को y यूनिट भेजती है। तो ये क्वेश्चन आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ पी ए को x यूनिट, बी को y यूनिट, पी सी को x यूनिट, इसको y यूनिट, या क्यू ए को x यूनिट, इसको y यूनिट, या क्यू बी को x यूनिट, इसको y यूनिट, या क्यू सी को x यूनिट, इसको y यूनिट। तो वर्ड प्रॉब्लम का जब कभी आप एग्जाम में चीटिंग करो तो ये भी ध्यान रखना कि आंसर कभी ऐसे चेक नहीं करते, बराबर वाले से पूछ रहे हैं ओए तेरी x की क्या वैल्यू आई, क्या पता वो x ए को सप्लाई वाली यूनिट लिए बैठा हो और आप क्यू एक्स सी को सप्लाई वाला आपका x हो। तो जब तक स्टैंडर्ड नोटेशन आपके मैच ना करें तब तक आप बिल्कुल भी ये नहीं टैली करेंगे तेरा x क्या आया। अब मान लो P ने A को x यूनिट दे दी, x यूनिट दे दी। अच्छा, P जब A को कोई भी यूनिट देता है तो एक यूनिट पे 16 रुपए खर्चा आता है भेजने में। P जब A को कोई यूनिट देता है, P B को कोई यूनिट देता है तो ₹10 एक्सपेंसेस आते हैं, P C को कोई यूनिट देता है तो ₹15 एक्सपेंसेस आते हैं। क्यू ए को कोई यूनिट देता है तो एक्सपेंसेस ₹10 आते हैं, क्यू बी को कोई यूनिट देता है तो ₹12 एक्सपेंसेस आते हैं, क्यू सी को कोई यूनिट देता है तो ₹10 एक्सपेंसेस आते हैं। हमने क्या माना, पी ए को x यूनिट देता है, पी बी को कितनी यूनिट देता है बेटा, y यूनिट देता है। ठीक, अब जब ये भैया a को x यूनिट देगा, b को y यूनिट देगा, कुल इसके पास 8 है, तो अब इसके पास बची कितनी, 8 कुल थी, x प्लस y दे चुका, तो ये इसको बची हुई यानी 8 में से x प्लस वाई जो इसने a और b को रिस्पेक्टिवली दे चुका है, तो बची 8 कुल थी, x इसको दे दी, y इसको दे दी, x प्लस वाई कुल दे चुका है, बची हुई 8 में से x प्लस वाई माइनस कर दो, ये c को दे देगा क्योंकि प्रॉब्लम बैलेंस है। 5 5 10 14, 8 प्लस 6 14। अब मान लो x की वैल्यू इधर से इसे मिल गई, तो अब इसकी डिमांड कितनी है, 5 की, x इसको इधर से मिल चुकी है, तो अब इसकी डिमांड बची कितनी होगी, 5 तो कुल चाहिए थी और x इधर से ले ली, तो अब इधर की तरफ से ये लेगा 5 माइनस x यूनिट, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। अगर x 2 हो गया 2 यूनिट इधर से, तो इधर से ये 2 माइनस 3 ले लेगा, x 4 हो गया 4 यूनिट इधर से, तो 4 माइनस 1 ले लेगा, x 5 हो गया 5 यूनिट 10 ले ली, 5 माइनस 5 0, मतलब उधर से कोई यूनिट नहीं लेगा। ये जो है भैया 5 y यूनिट इधर से ले चुका है, तो इधर से कितनी यूनिट लेगा, 5 माइनस y यूनिट्स लेगा, और ये कितनी यूनिट लेगा, 6 की डिमांड थी, कितनी कितनी दे चुका, 5 माइनस x दे चुका, 10 माइनस x दे चुका, तो 6 माइनस 5 माइनस x प्लस 5 माइनस y यूनिट इसको दे देगा। प्रॉब्लम बैलेंस हो जाएगी क्योंकि 8 प्लस 6 14, 5 5 10 प्लस 4 14। अब भैया इक्वेशन वो हम बना लेते हैं जो हम हमेशा बनाते हैं, ठीक है, वो कैसे बनेंगी वो समझ ली जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। वो क्या बनेगी, देखो इक्वेशन, सबसे पहले x और y दोनों पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन 0 होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट है दी जा रही हैं, तो ये जो है वो क्या नाम है, निगेटिव नहीं हो सकती, और 3.5 पौने 4 भी नहीं आएगी, तो x और y की वैल्यू कंप्लीट नंबर ही आने वाली है, 2 5 10 15 20 जैसी। इसके बाद क्या होगा भैया, 5 माइनस x ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसको और सॉल्व कर लेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 5, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। सिमिलरली 5 माइनस y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y और x इज लेस देन इक्वल टू
वाई यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ गलत कर दिया थोड़ा सा, वाई यहाँ लिख दिया मैंने 5 माइनस वाई है, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इम्प्लाइज वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। और भी बहुत सी इक्वेशन बनेंगी, एक बनेगी 8 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या कह लो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 4। और एक बनेगी भैया हमारी 6 माइनस 10, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी हमारी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 5। और अब हम बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे खर्चे की, तो वो बनेगी मिनिमम जेड इज इक्वल टू, क्या बनेगी मिनिमम जेड, एक यूनिट पे 16 रुपए खर्च होते हैं, तो आंसर आएगा 16x कुल खर्चा, प्लस का कितना 10y ये वाला खर्चा, प्लस का कितना 15 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई ये वाला खर्चा, प्लस का 10 इंटू 5 माइनस एक्स ये वाला खर्चा, प्लस का 12 इंटू 5 माइनस वाई ये वाला खर्चा, प्लस का 10 इंटू ये आएगा हमारा 6 माइनस 10 यानी कि x प्लस वाई माइनस 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे और साथ में लिखेंगे सब्जेक्ट टू का मतलब होता है इन कंडीशंस को मानना पड़ेगा। तो आखिरी में आंसर लिखने का तरीका क्या होता है भैया, पहले तो z सिंप्लीफाई करो, सब्जेक्ट टू पे सारी इक्वेशन लिख दो, फिर अपना वही वाला मेथड पूरा का पूरा यूज करके सब कॉर्नर बनाओ और कॉर्नर पॉइंट लगाओ, जो सबसे छोटी वैल्यू आए वो आंसर, वो 2 भी आ सकती हैं और फिजिबल रीजन या सोल्यूशन रीजन हमारा अनबाउंडेड भी हो सकता है। फिर लास्ट में जो आंसर लिखोगे वो आपको ऐसे लिख के छोड़ना है, देयरफॉर P A को इतनी, B को इतनी, C को इतनी यूनिट देगा एंड Q A को इतनी, B को इतनी, C को इतनी यूनिट देगा। आंसर हमेशा लास्ट में ऐसे लिख के छोड़ना है। तो होपफुली आपको इक्वेशन बनाने का तरीका समझ आ गया होगा। ये पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि फैक्ट्री जो होती है ना, मान लो 4 है तो ठीक है, फैक्ट्री 4 यूनिट दे रही है, -4 आ गया, फैक्ट्री 4 यूनिट शोरूम से ले रही है। फैक्ट्री शोरूम से यूनिट लेगी कि देगी, देगी ना, इसलिए सारी ये वाली वैल्यू, सारी ये वाली वैल्यू, ये बेटा सारी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था भैया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब यहां पर एक सवाल मैं और लेकर आया हूं। एक मैन्युफैक्चरर नट्स और बोल्ट्स बना रहा है और इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन A, 3 hours ऑन मशीन B टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स, और इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन लिखा हुआ है भैया, स्वाइन नहीं है ये क्या लिखा हुआ है, मशीन है, मशीन A एंड 1 hour ऑन मशीन B टू प्रोड्यूस बोल्ट्स, अर्न ₹2.5 प्रॉफिट नट्स पे और बोल्ट्स पे प्रॉफिट। तो देखो भैया कितने कितने बनाए, वो मैथमेटिकली सॉल्व करना है इसको। तो हमने बना दिया, एक तरफ लिख दिया, एक तरफ लिख दो मशीन A, मशीन लिख दो, एक तरफ लिख दो क्या नाम है, आइटम्स, यहां लिख दो नट्स, है ना, एक मशीन नट्स बना रही है और क्या बना रही है, बोल्ट्स, ठीक, और दूसरी तरफ लिख दो मशीन, क्या क्या मशीन से उस पर काम हो रहा है, मशीन A और मशीन B, 2 मशीन हो गई, ठीक। तो अब क्या हो गया, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट, इट टेक्स 1 hour वर्क ऑन मशीन A,
3 आवर्स मशीन बी। नट को कितना लगता है, मशीन ए पे कितना वर्क हो रहा है, 1 घंटा मशीन ए पे वर्क हो रहा है नट का, और 3 घंटा मशीन बी पे वर्क हो रहा है नट का। ठीक, और क्या कह रहे हैं, 1 घंटा मशीन 3 घंटा हो गया। वाइल इट टेक्स 3 आवर्स मशीन ए का और 1 आवर मशीन बी पर, यानी कि किसके लिए, बोल्ट के लिए पैकिंग में 3 और 1 आवर। ठीक, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है भैया, नट्स पे जो प्रॉफिट हो रहा है, तो नट्स पे जो प्रॉफिट हो रहा है यार, इतना प्रॉफिट ऑन नट्स, तो प्रॉफिट यहाँ लिख दो प्रॉफिट, और मशीन की अवेलेबिलिटी यहाँ लिख दो। ठीक, प्रॉफिट कितना हो रहा है 2.5 रुपीज़, और यहाँ पे कितना हो रहा है 1 रुपी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब कह रहे हैं हाउ मैनी पैकेज शुड बी डन सच दैट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इफ यू ऑपरेट मशीन। ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे वो अवेलेबल है मशीन, दोनों 12 आवर्स, 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकता। तो हमने कह दिया एक्स नट्स बनाता है और वाई क्या बनाता है, बोल्ट्स बनाता है। तो एक नट पे मशीन 1 घंटे काम करती है, एक्स नट पे कितना करेगी, एक्स, पहले तो एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और x प्लस 3y के मशीन ए ने किया कुल काम है, जो कह रहे हैं कि मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे काम कर पाती है, इससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी के बाहर है, तो लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 12, और यहाँ पे हो गया हमारा 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 12, और क्या कह रहे हैं, फार्मूलेट मैथमेटिकली टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2.5 रुपये फ़ायदा हो रहा है, 2.5x प्लस 1 इंटू वाई सब्जेक्ट टू ये सारी कंडीशन, यानी अगर मशीन ये सारी कंडीशन मानेगी तो मेरे प्यारे बच्चों वो खर्चा उसका प्रॉफिट उसका मैक्सिमम होगा, और मशीन से 12 घंटे या 12 से कम, क्योंकि कैपेसिटी है 12 से ज़्यादा काम कर नहीं सकती, काम करवा लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा नट्स बोल्ट बना के उनकी पैकेजिंग भी हो जाएगी दोनों मशीन से। मशीन ए भी पैकेजिंग कर रही है, मशीन बी भी, 2 स्पेशल टाइप की पैकेजिंग होंगी। अब क्या करेंगे वही है कि पहले 0 लगाएंगे, एक्स वाई निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट बनाएंगे, जो मैंने पहले वीडियो में आपको सोल्यूशन ऑफ एलपीपी बनाया वो सब इसमें अप्लाई कर देंगे। अब मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लाया हूँ, एक टॉय कंपनी है, वो 2 टाइप की डॉल बनाती है, बेसिक वर्जन डॉल ए और डीलक्स वर्जन डॉल बी टाइप। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, ईच ऑफ द डॉल टाइप 2 टेक्स ट्वाइस टाइम एज मशीन ए, द ट्वाइस, जो डीलक्स डॉल है उसमें ज़्यादा टाइम लगता होगा, तो x यूनिट्स ऑफ डॉल ए, x किसकी बनाती है वो डॉल ए, और y यूनिट्स ऑफ डॉल बी बनाती है कंपनी। ठीक, अब क्या हुआ, कंपनी वुड हैव टू मैक्सिमम टाइम टू मेक द डॉल। देखिए इसमें कितना टाइम लगता है x, और ये जो है इसमें डबल टाइम लगता है, तो x प्लस 2y 2000 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकती, तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000, और एक इक्वेशन तो ये भैया होगी ही होगी, ये 1 बोलो, इसको बोलो 2। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, ये पर डे इतना बना रही है, द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक सफिशिएंट 1500 डॉल ए एंड बी, 1500 से ज़्यादा की कुल सप्लाई डॉल ए डॉल बी की प्लास्टिक की सप्लाई की नहीं हो सकती, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या 1500, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई मेरे प्यारे बच्चों। डीलक्स डॉल वर्जन या फैंसी डॉल ड्रेस देयर इज ओनली 600, तो y की जो वैल्यू हो गई वो 600 या 600 से कम हो गई, क्योंकि जब फैंसी ड्रेस ही हमारे पास जो हैं वो 600 हैं, तो उससे ज़्यादा कैसे कर लेंगे हम लोग, है ना। अब क्या कह रहे हैं, इफ़ द कंपनी मेक द प्रॉफिट ऑफ ₹3, और इस पे तो हाउ मैनी मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट Z इज इक्वल टू होगा मेरे प्यारे बच्चों $1 पे 3x प्लस 5y
सब्जेक्ट टू अगर इन कंडीशंस को फॉलो करेगा तो उसका जो है वो प्रॉफिट कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम होगा। तो ये था भैया, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, x0 y, y0 x और y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये था भैया हमारा अप्लाइड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वीडियो 2। हर टाइप पर आप लोग अच्छे से फोकस करो। बस मेरा ये कहना है आपसे, सबसे ज़्यादा बढ़िया फोकस हमें करना है या तो मशीन प्रॉब्लम पर, या डाइट प्रॉब्लम पर, या मिसलेनियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम पर। ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि शायद वो बोर्ड एग्ज़ाम में भी नहीं है। तो इसलिए एक बार आप वीडियो सही से देख लो, क्वेश्चन ट्राई कर लो, और मैं कहता हूँ 4 से 8 क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन के भी कर ही लेना, तो आपका फिर टॉपिक 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वीडियो 2। थैंक यू।